नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पर। और आज इस चैनल पे हम लोग वर्ष 2021 के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर, जिसने कि पूरी शताब्दी में अपना वजूद बनाए रखा है, तो इन सब पे विशेष नज़र डालेंगे। तो ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं इस वर्ष 2021 में, तो इन सब को एक नज़र देख लेते हैं। 2021 का यह बीतता हुआ वर्ष जो आज लास्ट दिन है इस साल का, तो इस लास्ट दिन में हम कुछ चुनिंदा फैक्ट्स के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा जो कि अभी वर्तमान की है, ताज़ा ताज़ा खबर है। मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड, यह एक कार है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में शामिल की गई है। ठीक है, और सुरक्षा की दृष्टि से यह कार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इस कार की क्या क्या खासियत हैं। ठीक है, तो मीडिया के रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस कार पर न तो किसी गोली का असर होता है और न ही बम धमाके का असर होता है। ठीक है, और इसे प्रधानमंत्री मोदी की सफ़र के दौरान सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लाया गया है। अब तक इसमें मतलब कि इस कार से आने से पहले जो कारें इस्तेमाल होती थी वे थी आमतौर पर रेंज रोवर वॉग और टोयोटा लैंड क्रूज़र इत्यादि। तो इन्हीं कारों के अपग्रेड के तौर पर इस कार को लाया गया है। यह नई कार जो है गोली और धमाकों का सामना आसानी से कर सकती है, अर्थात इस पर गोली और धमाकों का कोई असर नहीं होता है। यह नई कार जिसका नाम है मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड गार्ड, यह है VR 10 लेवल सुरक्षा से लैस है। ठीक है, VR 10 लेवल सुरक्षा से यह लैस है, जो अपने आप में अभी तक का यह सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा अपडेट मॉडल है। इस कार पर 2 मीटर की दूरी से अगर 15 किलो TNT से विस्फोट किया जाए, देख रहे हैं, 2 मीटर की दूरी से भी अगर 15 किलो TNT का प्रयोग करके विस्फोट किया जाए तो भी उस पर कोई असर नहीं होगा। और इस कार के शीशे और बॉडी इतने मजबूत हैं कि उस पर AK-47 राइफल की गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 5G टेलीकॉम सर्विसेज इन 2022। दूरसंचार विभाग का बड़ा फैसला आया है कि इन शहरों में, निम्नलिखित कुछ शहरों में अगले साल से 5G नेटवर्क उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वे कौन कौन से शहर हैं जिसमें कि 5G नेटवर्क उपलब्ध हो जाएगा। तो वे शहर हैं गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर। इन सब में 5G टेस्ट बेड स्थापित किए गए हैं। और एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया समेत ये सभी टेलीकॉम ऑपरेटर इनकी सुविधा को मुहैया कराएंगे। ई-कॉमर्स से स्वास्थ्य केंद्र, दुकानदार, स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि किसानों को भी इससे बहुत ही ज़्यादा उनके काम में मदद मिलेगी। तो कोरोना काल में इंटरनेट पर जिस तरह से सबकी निर्भरता बढ़ गई है, तो उस स्थिति में इस 5G नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं विक्रम मिस्री। तो विक्रम मिस्री कौन है? विक्रम मिस्री को वर्तमान में नए डिप्टी NSA बनाया गया है और वे प्रदीप कुमार रावत की जगह लेंगे, जो कि पहले चीन में राजदूत थे। तो अब इस विक्रम मिस्री को NSA बनाया गया है, नए डिप्टी NSA। ठीक है, और ये जो है इनको ये विक्रम मिस्री जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। अक्टूबर 2012 से मई 2014 तक ये पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, और उसके बाद मई 2014 से जुलाई 2014 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बतौर निजी सचिव के रूप में यह कार्य कर चुके हैं। इसके पहले वो म्यांमार और स्पेन में भारतीय राजदूत के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आगे चलते हैं ओमिक्रॉन के बारे में। विक्रम मिस्री जिनको नया डिप्टी NSA बनाया गया है, उन्हें पंकज सरन की जगह पर उनको डिप्टी NSA बनाया गया है। पंकज सरन जो है 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और इस समय जो विक्रम मिस्री जो है यह चीन में राजदूत थे पहले,
तो चीन में वर्तमान में अभी प्रदीप कुमार को राजदूत बनाया गया है। प्रदीप कुमार को चीन में नया राजदूत बनाया गया है और इस विक्रम मिश्री को, जो कि पहले चीन में राजदूत थे, उनको मतलब कि डिप्टी एनएसए पंकज सरन है, उनकी जगह पर इस विक्रम मिश्री को लगाया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है। और ये पंकज सरन जो है 31 दिसंबर को यह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विक्रम मिश्री के बारे में बता दें कि वे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी वे कार्य कर चुके हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री कार्यालय में अब वर्तमान में 2014 से जुलाई 2014 तक ये नरेंद्र मोदी के साथ निजी सचिव उनके रह चुके हैं। और इसके पहले वे म्यांमार और स्पेन में भारतीय राजदूत के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, ठीक है। तो अब आते हैं ओमिक्रॉन पे, जो कि कोरोना का एक नया वेरिएंट है। ये फिर से विश्व को फिर से आतंकित करने की तैयारी में है कोरोना, अपने एक नए रूप में। तो इस ओमिक्रॉन के वजह से विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक स्थगित कर दी गई है, जो कि स्विट्जरलैंड के दावोस में होनी थी 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच, ठीक है। तो इसको स्थगित कर दी है और दावोस क्लस्टर्स में होने वाली थी। तो अब इसका आयोजन का जो निर्णय है यह गर्मियों की शुरुआत में की जाएगी, इसके आयोजन, ठीक है। तो इसका ये मतलब कि ये जो है दावोस का विश्व आर्थिक मंच का जो यह बैठक है, यह 2021 में भी यह कोरोना की वजह से ही स्थगित कर दी गई थी। तो महामारी की वजह से एक बार फिर से यह स्थगित कर दी गई है। लगभग 2 साल से दुनिया भर में जो सामान्य आवाजाही बाधित चल रही है, उसी की वजह से एक और बैठक स्थगित कर दी गई है। नेक्स्ट है लीगल मैरिज एज ऑफ वीमेन। महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र अब 18 की जगह 21 कर दी गई है। तो इस प्रस्ताव को कैबिनेट की तरफ से 15 दिसंबर 2021 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है, ठीक है। 15 अगस्त 2020 को ही लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पर संशोधन के लिए अपना उल्लेख किया था अपने संबोधन में। तो इस पर संशोधन के लिए और सरकार इस कानून को लागू करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करने वाली है। तो यह मौजूदा कानून जो वर्तमान में अभी विद्यमान है, वे कौन कौन से कानून में संशोधन होंगे एक बार देख लेते हैं। तो ये कानून है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और फिर विशेष विवाह अधिनियम एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इन दोनों ही कानूनों में संशोधन किए जाएंगे। तो यह पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस कानून में मतलब कि संशोधन करके महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 की गई है। डायरेक्ट यह नहीं पूछा जाएगा कि 18 से कितना वर्ष किया गया है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि किन कानूनों में संशोधन किए गए हैं। तो कानून है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और विशेष विवाह अधिनियम एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो इन दोनों कानूनों में संशोधन करके इसका किया जा रहा है। और इसका ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? तो ऐसा उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तिकरण, ठीक है। हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनका तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS विपिन रावत का जो निधन हुआ था, उनकी पत्नी समेत 13 लोग इसमें मारे गए थे। केवल इस वरुण सिंह ही अकेले बचे थे, जो कि अभी तक जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे थे अस्पताल में, लेकिन 15 दिसंबर को उनकी भी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो आगे चलेंगे। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की क्या खासियतें हैं, तो यह सब देख लेते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का एरिया जो है यह करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट है। और इसमें मतलब कि इस कॉरिडोर में मेहराबें, मतलब आध्यात्मिक भाव को अभिव्यक्ति देने वाली मेहराबें, बेल बूटादार दीवारें और स्तंभों के बीच नक्काशीदार प्रस्तर जालियां वास्तु देव के अंग प्रत्यंग के रूप में अपनी छाप छोड़ रही हैं। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसे खास तरीके से बनाया गया है। पूरा परिसर आनंद कानन की अनुभूति भी कराएगा, जिसमें बेल और रुद्राक्ष के पेड़ तो होंगे ही, अशोक, नीम और कदम की भी छाया रहेगी। अब आते हैं AK-203 असॉल्ट राइफल्स। AK-203 असॉल्ट राइफल्स को लेकर के भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है। तो इस समझौते में और इस राइफल की क्या क्या खासियत है यह देखते हैं। इस समझौते के तहत 5 लाख AK-203 राइफल्स का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत
उत्तर प्रदेश के अमेठी में होगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और यह भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम का हिस्सा है। ठीक है, यह AK-203 राइफल जो है इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरीके से किया जा सकता है। इसकी रेंज होगी लगभग 800 मीटर और यह मैगजीन 30 राउंड तक, इसकी मैगजीन जो है 30 राउंड तक है। AK-203 असॉल्ट राइफल 3 दशक से अधिक समय से शामिल इंसास राइफल की जगह लेने वाली है, इंसास राइफल। ठीक है, नेक्स्ट है वाइस एडमिरल हरि कुमार, इनको नौसेना अध्यक्ष का पद दिया गया है। तो वाइस एडमिरल हरि कुमार जिनको नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये हरि कुमार जो है देखते हैं हरि कुमार के बारे में कुछ मुख्य बातें। हरि कुमार पहले नौसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत थे। इनका जन्म 1962 में और 1983 में इन्होंने नौसेना ज्वाइन की थी। इनको नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर या INS विराट के कमांडिंग ऑफिसर के सहित इन्होंने INS कोड़ा, निशांक और रणवीर युद्धपोतों को भी कमांड किया है। अब आते हैं पार्लियामेंट विंटर सेशन फार्म लॉज रिपील। तो संसद से कृषि कानून वापसी बिल पारित हो गया है। कृषि कानून को वापस ले लिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 29 नवंबर 2021 को कृषि कानून वापसी बिल को पेश किया। संसद का यह सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा किया था। तो इस तरह से यह वापस ले लिया गया है। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जिन 700 किसानों की मृत्यु हुई है उनको इस बिल के वापसी का श्रेय जाता है। MSP भी एक बीमारी है। सरकार व्यापारियों को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है। आगे चलेंगे। इंडियन नेवी की बढ़ी ताकत, नौसेना में शामिल हुआ INS वेला। अब इसकी खासियत क्या है INS वेला की? तो इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा बनाया गया है। वेला एक प्रकार के स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन डिज़ाइन की 6 पनडुब्बियों में से एक है, जिसे मझगांव सॉफ्ट शिप बिल्डर्स MDL द्वारा मुंबई में फ्रांसीसी फर्म नेवल ग्रुप के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से बनाया जा रहा है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 नवंबर को भारतीय नौसेना को INS विशाखापत्तनम सौंपा था। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। तो पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब वर्तमान में क्या रखा जाएगा? तांत्या मामा के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, जनजातीय गौरव मामा टांटिया भील का बलिदान दिवस 4 दिसंबर है और इन्हीं की स्मृति में इस पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम तांत्या मामा के नाम पर रखा जाएगा। तो इससे पहले भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति स्टेशन कर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने स्टेशन का नाम बदलकर महान गोंड रानी थी, गोंड जनजाति की, उनको कमलापति के नाम पर करने का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री। दुनिया की सबसे ज़्यादा धनी देश जो है दुनिया का, वह वर्तमान में चाइना बन गया है और इसने अमेरिका को पीछे छोड़ करके नंबर 1 पर अपनी जगह बना ली है। पिछले 20 सालों में दुनिया की संपत्ति 3 गुना ही बढ़ी है, जबकि इस 3 गुना में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी चीन की रही है, जो कि 1/3 है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में चीन की कुल संपत्ति 7 खरब डॉलर थी, जो साल 2020 में तेजी से बढ़ करके 120 खरब डॉलर पहुंच गई है। ठीक है, तो कोरोना काल में जहां सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई थी या फिर धीमी रफ्तार पर आ गई थी, लेकिन चीन में वहीं इसका उल्टा ही हुआ। चीन में उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ी है। नेक्स्ट है, कर्नाटक के फल बेचने वाला हरे काला हजब्बा को मिला पद्मश्री। किस वजह से एक फल बेचने वाले को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, देख लेते हैं क्या है इनका कार्य। तो इनको सबसे पहले तो देखते हैं, राष्ट्रपति भवन में उनको हरे काला का हजब्बा को देश के प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा गया है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, ये अक्षर संत इनको कहा जाता है, इनको अक्षर संत कहा जाता है। और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कभी भी खुद इन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है, अर्थात ये कभी भी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनको शिक्षा के क्षेत्र में ही सामाजिक कार्य करने के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। और ये हैं कौन? तो ये कर्नाटक के मंगलोर शहर में फल विक्रेता हैं, संतरा बेचते हैं मूलतः, और उनकी उम्र 65 साल है।
अपने उनके गांव में स्कूल न होने की वजह से वो पढ़ाई न कर सके, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका समर्पण ऐसा था कि अब वे शिक्षितों के लिए भी मिसाल बनकर उभरे हैं। अपने गांव में उन्होंने संतरा बेच करके जो पैसे बनाए थे, उन पैसों से उन्होंने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाया और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में ये सफल रहे। अब उनके इन्हीं कार्यों के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। WHO और यूनिसेफ का बड़ा बयान आया है कि कैसा बयान आया है कि विशेष रूप से बच्चों के लिए हानिकारक वायु प्रदूषण के संबंध में, मतलब कि वायु प्रदूषण जो है बच्चों के फेफड़ों पर बहुत ही बुरा असर डाल रहा है। ठीक है, मतलब कि वायु प्रदूषण का यह असर इतना भयानक है कि जब तक बच्चे छोटे से होकर के बड़े होते हैं, तो यानी कि वयस्क हो जाते हैं, तब तक उनके फेफड़े इस हद तक खराब हो जाते हैं कि उन्हें अस्थमा होने की भी संभावना रहती है। इस वैश्विक स्वास्थ्य निकाय के 2018 की एक रिपोर्ट कहती है कि 15 वर्ष से कम आयु के लगभग 93% लोग जहरीली हवा में सांस लेते हैं। 2.5 माइक्रोन के आकार के पार्टिकुलेट मैटर PM छोटे वायु प्रदूषकों में से हैं, जो कि बच्चे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उस बच्चे के फेफड़े, आँख और मस्तिष्क जैसे अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने रचा इतिहास, T20 में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बने। T20 में महेंद्र सिंह धोनी ने 300 मैचों में कप्तानी किया है। ठीक है, और इन 300 मैचों में उन्होंने 299 मैचों में कप्तानी की है। उनमें 176 में उनको जीत मिली है और 118 में उन्हें हार मिली है। 2 मैच टाई समाप्त हुए और 3 मैचों का परिणाम नहीं निकला। और 2007 से वह भारत और IPL में कप्तानी भी संभाल रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 116 देशों की सूची में 101वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इसमें पाकिस्तान जो उसका पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी नीचे पायदान पर भारत पहुंच गया है। ठीक है, तो इसमें 101वां रैंक मिला है इसको। तो पाकिस्तान को 92वां और नेपाल को 76वां और बांग्लादेश को 76वां स्थान दिया गया है। ठीक है, इसमें 2030 तक मतलब कि इस GHI के इंडेक्स से यह पता चलता है कि वर्ष 2030 तक पूरी दुनिया और विशेष रूप से 47 देश कम भूख के लक्ष्य को भी हासिल करने में विफल रहेंगे, अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उनकी स्कोरिंग और भी घटती चली जाएगी। नोबेल प्राइज़ 2021 देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़ 2021 में सबसे पहले तो 1855 में सर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में इसकी शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार शोध क्षेत्र, रिसर्च फील्ड के लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कारों से संबंधित जितने भी विजेता हैं, इन सब का एक अलग से वीडियो हम लोग देख लेंगे, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे अभी इतना ही देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। निर्भया एक पहल, अब हर थाने में होगी महिला डेस्क। क्या किया जाएगा? निर्भया जो है वो रेप पीड़िता वाला जो था, हालांकि वर्ड वहीं से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे कार्य है अलग। ये है निर्भया एक पहल जो है महिला डेस्क थाने में एक स्थापित की जाएगी, इसका नाम है निर्भया एक पहल। ठीक है, तो इस निर्भया एक पहल में क्या किया जाएगा? तो इसमें मिशन शक्ति फेज़ 3 में निर्भया एक पहल कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रति जनपद 1000 महिलाओं का 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम और 3 दिवसीय कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा। इस दौरान 75,000 महिलाओं को लाभान्वित करने की योजना है। ठीक है, तो निर्भया एक पहल जो है यह उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 1000 महिलाओं का, मतलब कि थाने में इस महिलाओं का महिला डेस्क स्थापित किए जाने से यह संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल हेल्थ ID कार्ड। डिजिटल हेल्थ ID कार्ड, अब हर भारतीय के पास होगा डिजिटल हेल्थ ID कार्ड। तो ये डिजिटल हेल्थ ID कार्ड जो है आधार कार्ड की तरह ही देश में हर भारतीय के पास यह मौजूद होगा और इस ID में संबंधित व्यक्ति की सारी मेडिकल हिस्ट्री का डेटा मौजूद रहेगा। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत देश के डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार देश के हेल्थ सिस्टम में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। इसका हेल्थ केयर इकोसिस्टम के अलग स्टेक होल्डर्स के बीच की दूरियों को डिजिटल हाईवे के जरिए पाटना है, इसका उद्देश्य है यह।
यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश का घोषणा किया है। कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के, ठीक है। और आगे चलते हैं। दिलीप कुमार का 98 वर्ष की उम्र में निधन। अभिनेता दिलीप कुमार कुछ दिनों से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे थे और उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी। इसे बॉम्बे टॉकीज़ ने प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इस तरह से 65 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। कुछ फिल्में जैसे अंदाज, आन, दाग, देवदास, आज़ाद, मुगले आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम जैसी फिल्में उनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। अब है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। भारतीयों के दिलों में मिल्खा सिंह के लिए खास जगह थी। उन्होंने लोगों को अपने व्यक्तित्व से प्रेरित किया, ठीक है। भाग मिल्खा भाग उनकी कहानी पर ही एक फिल्म भी बन चुकी है। हालांकि फिल्म में उनके संघर्ष की उतनी कहानी नहीं दिखाई गई है जितनी कि उन्होंने झेली है। मिल्खा सिंह के परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और उनकी 3 बेटियां हैं। अब देख लेते हैं, भारतीय रेलवे बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क, ठीक है। तो ग्रीन रीस्टार्ट की ओर भारत का रेलवे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय रेल नए भारत की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए यात्रियों के साथ साथ माल ढुलाई के लिए पर्यावरण के अनुकूल, कुशल, लागत प्रभावी, समयबद्ध और आधुनिक वाहक होने की समग्र रूप से प्रयास कर रहा है। अब आते हैं एक्सिस बैंक थेफ्ट करेंसी चेस्ट। ये है क्या? तो एक यह एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट से एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने 4.04 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। इसके चलते करेंसी चेस्ट सुर्खियों में आ गया है। ये करेंसी चेस्ट है क्या? तो ये करेंसी चेस्ट जो है देख लेते हैं क्या है। देश भर में करेंसी के संचार को बनाए रखने के लिए मौजूदा समय में रिजर्व बैंक के पास लगभग 4211 करेंसी चेस्ट है। इसके अलावा सिक्कों का संचालन करने के लिए उसके पास 3990 डिपो हैं। ये चेस्ट देश भर में फैले हुए हैं क्योंकि संचार के साथ साथ इन खजानों में किसी भी सामान्य बैंक में जमा कराए गए रुपयों को भी रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करेंसी चेस्ट जो है एक तरह के नोटों के खजाने हैं, कैश रिजर्व रखने के लिए। झांसी रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ठीक है। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो इससे पहले योगी सरकार ने 3 प्रमुख स्टेशन को, जैसे कि इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद को अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम दे चुकी है। चुनावी मौसम में सरकार का यह फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भवानी देवी ने रचा इतिहास। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है भवानी देवी। तो वे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी भवानी को बधाई दी है। भवानी ने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग AOR के आधार पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया है, ठीक है। भवानी देवी अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। विश्व रैंकिंग के आधार पर 5 अप्रैल 2021 तक एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए 2 जगह थी। भवानी फिलहाल 45वें स्थान पर हैं और रैंकिंग के आधार पर वे एक स्थान हासिल करने में सफल रहेंगी, ठीक है। इस खिलाड़ी के आधिकारिक क्वालिफिकेशन पर मुहर 5 अप्रैल को रैंकिंग जारी होने पर लगेगी। अब आते हैं, झारखंड में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हुक्का बार पर प्रतिबंध, ठीक है। हुक्का बार बनाए गए थे झारखंड में जगह जगह पर, तो अब झारखंड में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट बेचना खरीदना भी अब गैरकानूनी होगा। कैबिनेट ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञान का प्रतिषेध व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण विनियम अधिनियम जो है 2020-21 को मंजूर किया है। इस अधिनियम में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम 3 साल की सजा या 1 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। साथ ही कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पाद का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करेगा अब, ठीक है। 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद खरीदने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
भारत इस साल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा। अस्त्र क्या है? एक मिसाइल है। तो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा भारत। तो अस्त्र मार्क 2 जो है अपने इसकी खासियत देख लेते हैं। तो इसकी खासियत है यह मिसाइल जो है इस मिसाइल से अगर किसी भारतीय विमान को लैस किया जाता है तो वह विमान दुश्मन विमानों को 160 किलोमीटर दूर से ही हवा में मार गिराने में सक्षम होंगे। सरकारी अधिकारियों के अनुसार अस्त्र मिसाइलों का परीक्षण इस साल की दूसरी छमाही में होगा। भारतीय वायुसेना और नौसेना के पहले ही 288 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के ऑर्डर दिए गए हैं और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों पर पहले ही इन्होंने अपनी मारक क्षमता सिद्ध की है। इस बीच तो इस तरह से मारक क्षमता सिद्ध की है। तो इस तरह से हमारा ये ख़त्म होता है ये करंट अफेयर्स का ये सेशन। नेक्स्ट में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए BPSC और हमको।